दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है ज्योग्राफी, यानी भूगोल विषय से जुड़े हुए विगत वर्षों में पूछे गए यूजीसी नेट के एग्जाम्स में वे प्रश्न जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, आपकी तैयारी को आधार देंगे। यहाँ पर उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मकसद भी यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने आगामी प्रश्न पत्रों को और सरल कर पाएं या प्रश्नों को आसानी से डील कर पाएं, हल कर पाएं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए ज्योग्राफी के PYQ पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारा पहला सेगमेंट जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए PYQ पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। हम सेगमेंट वाइज ही चलेंगे। अभी जलवायु विज्ञान पर चर्चा करेंगे, आगे अगले सेगमेंट पर। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन असर्शन ए इसके रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में लिखित है। ठीक है, अभिकथन ये क्या कह रहा है? विषुव की अवधि में सर्वत्र पृथ्वी पर दिन का प्रकाश 12 घंटों का होता है। ठीक है, दूसरा या कारण आर क्या कह रहा है? यहाँ पर कारण आर कह रहा है विषुव में प्रदीप्ति वृत्त सीधा ध्रुवों के आर पार गुजरता हुआ अक्षांशों को आधे में विभाजित करता है। ठीक है, उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन हमें करना है। ऑप्शन स्मॉल a, b, c और d के रूप में अवेलेबल है। ऑप्शन ए है a और r दोनों सही है तथा r a की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है a और r दोनों सही है लेकिन r a की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है a सही है लेकिन a सही है लेकिन r सही नहीं है। और ऑप्शन डी है a सही नहीं है लेकिन r सही है। यह प्रश्न भी अक्टूबर 2022 वाले प्रश्न पत्र से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, विषुव क्या है? विषुव को कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। विषुव या इक्विनॉक्स वह स्थिति है जिसमें सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कहां पर? विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़े, मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, तो यहां पर क्या होगा? ये इस स्थिति को कहा जाएगा, जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, उसे कहा जाएगा विषुव की स्थिति। क्या कहा जाएगा? विषुव की स्थिति। और जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं विषुवत रेखा पर, विषुव की स्थिति, इसका मतलब क्या है कि अब पृथ्वी का एक हिस्सा है जो पूरा आधा दिन होगा जिस पर, और पूरा आधा दूसरा हिस्सा है जहां पर रात होगी, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। तो पहला कथन कि विषुव की अवधि में सर्वत्र पृथ्वी पर दिन का प्रकाश 12 घंटों का होता है, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ रात भी 12 घंटों की होगी, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे ही देखिए, अब चूंकि सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर बिल्कुल देखिए आधे हिस्से में पूरी पड़ रही हैं, बिल्कुल बीच में सीधी किरणें पड़ रही हैं, और बिल्कुल ये आधा हिस्सा है पृथ्वी का क्या होगा? बिल्कुल एक तरफ जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और दूसरी तरफ का हिस्सा होगा जिसमें सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि पृथ्वी को आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर देगा। पृथ्वी मान लीजिए ऐसे गोल है और सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, तो पृथ्वी का आधा हिस्सा यहाँ दिन होगा और यहाँ रात, और जहां दिन होगा यहाँ 12 घंटे प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ 12 घंटे प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो बीच से लाइन खींची, जो प्रदीप्ति वृत्त बना, जो जहां से 12 घंटे सुबह और 12 घंटे रात, ये बीच में जो प्रदीप्ति वृत्त बना, ये क्या कर रहा है? ये पृथ्वी के अक्षांशों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी विषुव में प्रदीप्ति वृत्त सीधा ध्रुवों के आर पार गुजरता हुआ अक्षांशों को आधे में विभाजित करता है। यहाँ कारण आर भी सही है, तो कारण आर ए की सही व्याख्या करते हुए कहता है कि यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जहां आर और कारण, जहां ए और कारण आर दोनों सही हैं और उसकी ये सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है, कथन ए है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। बी है, भू विक्षेपी पवन समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी है, पवन की गति घर्षण के साथ बढ़ती है। और ऑप्शन डी है, पवन की गति दाब प्रवणता बल से व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए, पवनों के बारे में पता होना चाहिए, किस क्षेत्र पे कैसे इसकी गति होती है, कौन सी दिशा होती है, कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप प्रश्न को आप आसानी से क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। देखिए अगर हम हमारे चौथे कथन की बात करें, पवन की गति दाब प्रवणता बल इससे व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आप यदि हम बात करें पवन की गति की, तो हम तो जानते हैं पवन एक दिशा में गति करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दाब प्रवणता बल की कि ये क्या है। दाब प्रवणता बल के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह उच्च वायुदाब से किस ओर, निम्न वायुदाब की ओर कार्य करता है। ठीक है, ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कार्य करती है या कार्य करता है, क्योंकि दाब प्रवणता बल है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। कोरियोलिस बल को पता है, अब के बारे में आपको पता है क्या है कोरियोलिस बल, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने के क्रम में जब ये ऐसे घूमती है तो हवा की जो दिशा है या वायु की जो दिशा है या वायु जो चल रही है उसको विक्षेपित करती है। जितनी तेज पृथ्वी घूमेगी, वायु की जो गति है, जो जिस दिशा में वायु घूम रही है उसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है जिसकी वजह से वो हवा विक्षेपित हुई, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के अपने घूर्णन में या घूर्णन अक्ष में इस तरीके से मूव करना, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन करने की वजह से जो वायु विक्षेपित हुई, किस बल की वजह से हुई, वो कोरियोलिस बल है। तो अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हमने देखा दाब प्रवणता उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कार्य करती है, लेकिन यहां ध्यान रखें कि जो कोरियोलिस बल है वह निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर कार्य करता है। अब ये आपके लिए कहाँ जरूरी है ये देखते हैं। देखिए किसी भी स्थान पर, यानी हम पृथ्वी पर ही हैं, पृथ्वी पर मौजूद हैं, पृथ्वी पर एक जगह खड़े हैं, पृथ्वी से समान ऊंचाई पर दो स्थानों की जो वायुदाब में परिवर्तन की दर है वही वायुदाब प्रवणता है। कि इनमें वायुदाब के परिवर्तन की दर क्या है, क्या परिवर्तन यहाँ है, क्या परिवर्तन यही है, यहाँ है। अब आप जो निकालेंगे वही वायुदाब प्रवणता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब ये दोनों बल, जैसे हम वायुदाब प्रवणता की बात करेंगे और कोरियोलिस बल की बात करेंगे, जब ये दोनों बल क्या करेंगे, संतुलित होते हैं, और संतुलित होने के क्रम में इनकी वजह से जो पवन उत्पन्न होगी, दोनों बल संतुलित हुए, इसकी वजह से जो पवन उत्पन्न होगी उस पवन पर ध्यान रखिएगा जो समदाब रेखाओं के समानांतर होगी। इन दोनों की बल की वजह से हवा या पवन उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों बल कार्य कर रहे हैं। इन पवनों में ध्यान रखें क्या, समदाब के ये पवन समानांतर होगी। ठीक, ये अब आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं हमारे प्रश्न के मुताबिक। हमने थोड़े से कंसेप्ट अभी यहाँ समझे हैं, अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने पढ़ा पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर दो स्थानों के बीच जो वायुदाब परिवर्तन की दर है उसे हम दाब प्रवणता कहते हैं। अगर देखिए प्रश्न में क्या कहा गया कि पवन की गति दाब प्रवणता बल से व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी यहाँ यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि पवन की गति दाब प्रवणता बल से जो दाब प्रवणता बल जो कार्य कर रहा था कहाँ की ओर जा रहा था, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब इसकी वजह से और कोरियोलिस बल की वजह से जो पवन उत्पन्न हो रही थी, इस पवन की गति को हमने क्या देखा कि ये समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित हो रही, ना कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर
पवन की गति घर्षण के साथ बढ़ती है, गलत है। जैसे ही पवन रास्ते में प्रवाहित हो रही है, पवन कहीं जा रही है, ठीक है, उसके बीच में यदि अवरोध आएगा, घर्षण आएगा, तो पवन क्या होगी, उसकी गति प्रभावित होगी, गति कम होगी, ना कि बढ़ेगी। तो घर्षण के आने से पवन की गति क्या होगी, कम होगी। यहाँ क्या लिखा है, बढ़ती है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। अगला, भूविक्षेपी पवन समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है, ये हमने देखा, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर और विक्षोभित हो जाता है। ध्यान रखिए, पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर 20-30 पर, फिर 60-65 पर, फिर यहाँ भी 20-30 और 60-65, 0, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा, मान लीजिए पवन यहां से इस तरफ चल रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर, तो ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हमें क्या बताना था, सही कथन बताना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वैश्विक विकिरण संतुलन में शामिल नहीं है। यानी विश्व की जो विकिरण का संतुलन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, जैसे सबसे पहले है जो 1 नंबर पर है पाइरेनोमीटर, 2 नंबर पर है एनीमोमीटर, 3 नंबर पर है एल्बिडो और 4 नंबर पर है संवेदी ऊष्मा। वैसे तो आप डायरेक्ट देखकर भी बता सकते हैं कि जो हमारी वैश्विक लेवल पर विकिरण संतुलन स्थापित करने की बात की जाती है, उनमें एल्बिडो आता है और ऊष्मा संवेदी ऊष्मा आती है, ठीक है। तो जो एल्बिडो है और जो संवेदी ऊष्मा है, ये दरअसल वैश्विक विकिरण संतुलन में शामिल है, नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए, 1 नहीं है और 2 नहीं है, तो इस प्रश्न का यदि हम सही जवाब देखें तो ऑप्शन ए 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि पाइरेनोमीटर क्या है, पाइरेनोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पाइरेनोमीटर से समतल सतह पर सौर विकिरण मापा जाता है। ध्यान रखें, समतल सतह पर सौर विकिरण मापा जाता है। ये पाइरेनोमीटर, समतल सतह है कोई, उस समतल सतह पर ध्यान रखें कितनी सौर विकिरण प्राप्त हुई, उसको मापने के लिए पाइरेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है, एक प्रकार का एक्टिनोमीटर है, ठीक है। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो हम सभी ने इसके बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी की सतह पर या किसी भी वस्तु पर, किसी हम वस्तु को लेकर चलते हैं, एल्बिडो क्या है, किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण। हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य की किरण है या विकिरण है, हर वस्तु की सतह पर पहुंचती है। तो किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण का वह भाग या जितना भाग लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है, वही एल्बिडो कहलाता है। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है ना। अब आपसे पूछा गया एनीमोमीटर, यहाँ पर चूंकि पाइरेनोमीटर के बारे में भी जानना जरूरी है और एनीमोमीटर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो एनीमोमीटर क्या है, ध्यान रखिएगा कि वायु की गति को मापने वाले उपकरण को, वायु की गति कि वायु कितनी रफ्तार से चल रही है, वायु की गति को मापने वाले उपकरण को एनीमोमीटर कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। ये ध्यान रखें, वायु की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, तो एनीमोमीटर में कहीं कहीं अल्ट्रा रेज का भी इस्तेमाल किया गया है और कहीं कहीं लेजर रेज का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे थोड़े से और अपग्रेडेड बना दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें कि वैश्विक विकिरण संतुलन यहाँ पर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 और 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन की माप से संबद्ध पारिभाषिक शब्दों की पहचान कीजिए। यानी वे शब्द जो ओजोन की माप से जुड़े हुए हैं, ओजोन की माप यानी ओजोन को मापने से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है डॉब्सन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पाइरेनोमीटर, प्लेनीमीटर और 5th है एनीमोमीटर। अभी हमने
इनके बारे में पढ़ा भी, है ना। कूट है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 4 और 5, 4 या 5, ठीक, 4 और 5, ठीक है। ये प्रश्न दिसंबर 2021 में पूछा गया था, यानी हम अब 22-21 वाले फ्रेम में आ गए, इस ईयर में आ गए जब यूजीसी नेट के प्रश्न पूछे गए। किससे? जलवायु विज्ञान से। ओजोन की माप से संबंध पारिभाषिक शब्दों की पहचान हमको करना है। इसमें से कौन से वे पारिभाषिक शब्द हैं जिनका संबंध ओजोन की माप से है? जब हम बात करते हैं डॉप्सन और स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में, कई बार स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है, कई बार इसे डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहा जाता है, कई बार इसे डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये वायुमंडल ओजोन को मापने वाले शब्द हैं, या आप कह सकते हैं कि वायुमंडल ओजोन को मापने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है वे डॉप्सन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब यहां हमने पायरेनोमीटर के बारे में पढ़ा अभी हाल ही में, और हमने एनेमोमीटर के बारे में भी पढ़ा। हमने देखा कि पायरेनोमीटर यानी क्या है, ये एक प्रकार का वह उपकरण है जो समतल सतह पर सौर विकिरण को मापता है। एनेमोमीटर के बारे में भी हमने देखा, वायु की गति को मापने के लिए एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लेनीमीटर क्या है? क्या है प्लेनीमीटर? क्या है प्लेनीमीटर? वह उपकरण है जिसके माध्यम से किसी द्विविमीय, जो कि समतल होगी, ध्यान रखें, किसी समतल द्विविमीय सतह या द्विविमीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मापा जाता है। यानी क्या, ध्यान रखें कि प्लेनीमीटर वह उपकरण है जिसमें समतल या आप कह सकते हैं द्विविमीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मापा जाता है, ये वह उपकरण है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इस तरीके से ओजोन की माप से डॉप्सन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में आपके सामने प्रक्रिया दी गई है, जो एक प्रोसेस है, और सूची 2 में आपके सामने मानदंड दिए गए हैं। मानदंड यानी आप समझिए कि इस प्रक्रिया के क्या मानदंड है, किनके जरिए इन्हें देखा मापा जाता है, ठीक है। और फिर नीचे कूट दिए गए हैं, कूट के आधार पर सबसे पहले आपको सुमेलन सही करना है, फिर देखना है कि कौन से नंबर्स इन कूट से सही सुमेलित होकर मैच हो रहे हैं। यह प्रश्न पूछा गया दिसंबर 2021 वाले यूजीसी नेट के एग्जाम में। यहां चीजें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। सूची 1 में ए है प्रकाशमंडल फोटोस्फीयर, उसके सामने है ए एक सौर कलंक, बी है माउंडर मिनिमम जिसके सामने है सौर प्रदीप्ति, सी है एबीसी जिसका सामने है परागकण एवं बीजाणुओं का अध्ययन, ठीक है, और डी है पैलिनोलॉजी जिसके सामने है फोर्थ प्रदूषकों की सतह का बनना, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर के बारे में। जब हम प्रकाश मंडल की बात करते हैं यानी डायरेक्ट हमारे दिमाग में आता है वह रीजन जहां का तापमान 4500 सेंटीग्रेड या अंश सेल्सियस से 6000 अंश सेल्सियस तक हो सकता है। अब ये कहां पर है? ये जुड़ा होगा, इतना ज्यादा प्रकाश कहां होगा? सूर्य से जुड़ी हुई चीजों में, ठीक है। तो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर क्या है? यह फोटोन कणों की अधिकता वाला, ध्यान रखिएगा, फोटोन कणों की अधिकता वाला सूर्य का सबसे बाहरी चमकदार क्षेत्र है, जहां पर फोटोन कणों की अधिकता है और सूर्य का सबसे चमकदार बाहरी क्षेत्र जिसे सौर प्रदीप्ति के नाम से भी जानते हैं। तुरंत मिला दीजिए, प्रकाश कहां पर होगा? प्रकाश मंडल सौर प्रदीप्ति के स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी तारे की जो बाहरी चमकदार सतह है वह उसका प्रकाश मंडल कहलाती है। सूर्य का जो प्रकाश मंडल है सौर प्रदीप्ति, उसमें टेम्परेचर 4500 सेल्सियस से लेकर 6000 सेल्सियस तक हो सकता है, ऐसा पाया भी कई बार गया है अवलोकन से, ठीक है। दूसरी बात माउंडर मिनिमम, यहाँ माउंडर मिनिमम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में सभी को मुझे लगता है कि मालूम होना चाहिए। क्या है माउंडर मिनिमम? जब न्यूनतम सौर कलंक क्या है? सूर्य है, सूर्य पे कहीं कहीं आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। ये ब्लैक स्पॉट ही दरअसल
क्या है, सौर कलंक है। और ये ब्लैक स्पॉट कैसे बनते हैं, तो सूर्य के भीतर जो नाभिकीय क्रिया हो रही है उसमें विक्षोभ के उत्पन्न होने से या किसी भी प्रकार के विक्षोभ के उत्पन्न होने के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से ये क्षेत्र क्या होगा, शीतल क्षेत्र कहलाएगा, शीतल ब्लैक स्पॉट कहलाएगा या गहरे शीतल क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा जहां की ऊष्मा कम होती है, इन्हें हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो जितनी ज्यादा ब्लैक स्पॉट वाली अवधि रहेगी, यानी ब्लैक स्पॉट महीनों तक हो सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, कई वर्षों तक भी दिखाई दे सकते हैं। इन ब्लैक स्पॉट की वजह से क्या होगा, ऊर्जा यहाँ कम होगी। और सूर्य में जब ब्लैक स्पॉट ज्यादा होंगे तो समझिए कि उस समय जो पृथ्वी पर प्रकाश प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगी, सूर्य की किरणें प्राप्त होगी, उनमें कमी आएगी। ब्लैक स्पॉट के बढ़ने से पृथ्वी पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा या ऊर्जा में भी कमी आती है, जिसकी वजह से पृथ्वी में शीत ऋतु या आप कह सकते हैं शीतलता बढ़ जाती है। यानी जब आपसे पूछा जाए माउंटर मिनिमम क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये है जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि बढ़ जाए, यानी जो सौर कलंक की अवधि है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और न्यूनतम सक्रियता यानी जब कम सक्रिय हो रहे थे, लेकिन जब इनकी सक्रियता की अवधि बढ़ जाती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, माउंटर मिनिमम कहा जाता है। जब न्यूनतम सौर कलंक सक्रियता की अवधि दीर्घकाल तक रहती है तो इसे माउंटर मिनिमम कहते हैं। जो कंडीशन अभी वर्ष इससे पहले देखी गई थी माउंटर मिनिमम की, वह लगभग 1645 से 1715 के आसपास देखी गई थी, ठीक है, इस समय देखी गई थी। और ऐसा पाया भी गया था कि ये वो ईयर्स है जो पृथ्वी पर सबसे कम ऊर्जा प्राप्त हुई है, सबसे कम ऊष्मा प्राप्त हुई है। तो ये जो रीजन है, ये जो इतना पूरा क्षेत्र समय था, इस टाइम पीरियड में पृथ्वी में शीतकाल की स्थिति थी, या आप कह सकते हैं थोड़ी शीतलता ज्यादा थी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज की बात करते हैं। सबसे पहले माउंटर मिनिमम हमने देखा, माउंटर मिनिमम क्या है, सौर कलंक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एबीसी, एबीसी इसका फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, या आप कह सकते हैं वायुमंडलीय भूरे बादल। वायुमंडलीय भूरे बादल वे बादल हैं जिनमें फास्फेट सल्फेट आदि की मात्रा बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं धुआं और वायु प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं वायुमंडलीय भूरे बादल, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, ABC, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड यानी जब भूरे धुंध की व्यापक परतें छा जाती हैं, प्रदूषकों की सतहों का बनना ABC कहलाता है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये हमने पढ़ा भी, जीवाश्मों के जलने से, बायोमास गैसेस के जलने से ऐसा होता है। पैलिनोलॉजी की बात करें तो पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन या इसकी स्टडी से जुड़ा हुआ है, परागकणों एवं बीजाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। इसमें परागकणों, इनके बीच में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं और किन घटकों के माध्यम से परागकणों की प्रक्रिया या पराग ये कंप्लीट होता है, इसके संघटकों के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसे पैलिनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश मंडल नंबर 2 पर है, माउंटर मिनिमम नंबर 1 पर है, ABC नंबर 4 पर है, पैलिनोलॉजी नंबर 3 पर है। तो 2143 कहाँ पर है, 2143 ऑप्शन बी में है। 2143 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हमारे UGC नेट ज्योग्राफी के जलवायु विज्ञान से वर्ष 2021 के दिसंबर सेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा आज की है। मिलते हैं कुछ और खास नए प्रश्नों के साथ हमारे अगले सेशन में। आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।